दिवा स्वप्न प्रथम खंड अध्याय 6 से वाचन। कहानी के लिए कक्षा के विद्यार्थी गोलाकार जमकर बैठे थे। मैंने तख्ते पर लिखा, आज का काम, हाजिरी, बातचीत, कहानी। हाजिरी भरने के बाद मैंने बातचीत छेड़ी। मैंने कहा, लाओ देखें तुम्हारे नाखून कितने बढ़े हुए हैं। सब खड़े होकर अपने हाथ तो दिखाओ। हर एक लड़के के नाखून बढ़े हुए थे। नाखूनों में मैल भी खूब जमा था। मैंने कहा, तुम्हारी टोपियाँ हाथ में लो और देखो कितनी गंदी और कैसी फटी टूटी हैं। सब ने अपनी टोपियाँ देखी। किसी बिरले की ही टोपी अच्छी थी। मैं बोला, देखो तुम्हारे कोट के बटन साबुत हैं। फिर मैंने कहा, आज और ज़्यादा जांच नहीं होगी, कहानी में देर हो रही है। यह कहकर मैंने कहानी शुरू कर दी। कहानी के बीच में एक लड़के ने पूछा, जी कहानी की किताबों का क्या हुआ? मैंने कहा, 1-2 दिन में ले आऊँगा। हाँ, जो कहानी की किताबें पढ़ना चाहते हों वे अपने हाथ उठाएं। हर एक विद्यार्थी का हाथ उठा हुआ था। मैंने पूछा, तुमने कहानी की जो किताबें पढ़ी हो उनके नाम तो बोलो। कुछ लड़कों ने 2-4 कहानियाँ पढ़ी थीं। वे 4थी कक्षा तक आ चुके थे। फिर भी उन्होंने पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर और पुस्तकें बहुत कम ही पढ़ी थी। मैंने पूछा, तुम में से कोई मासिक पत्र भी पढ़ता है? 2 बच्चों ने कहा, जी हम बाल सखा पढ़ते हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं कहानियाँ लाऊंगा और तुम पढ़ना। इतनी अधिक कहानियाँ लाऊंगा कि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। सब बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़े। फिर कहानी आगे चली। सो घंटी बजने तक छुट्टी हुई और मैंने कहा, भाई एक बात सुनते जाओ, गोले पर बैठकर सुनो। कल ये नाखून कटवा कर आना। भला खुद काट सको तो खुद काट लेना, नहीं तो बाबूजी से कहना, फिर नाई आए तो उससे कटवा लेना। एक बोला, जी मैं तो दांत से काट लूँगा। मैंने कहा, नहीं भाई ऐसा ना करना, नाखून या तो नहनी से कटते हैं या छुरी से। मैंने फिर कहा, एक तमाशा हम और करेंगे। सब बोले, वह क्या? तुम नंगे सिर पाठशाला आया करो। यह गंदी टोपी किस काम की? और हमें टोपी की ज़रूरत ही क्या है? सब हंस पड़े, कहने लगे, भला नंगे सिर मदरसे आ भी सकते हैं? प्रधानाध्यापक नाराज ना होंगे? मैंने कहा, कल से मैं नंगे सिर ही आऊँगा और तुम भी सब आना। लड़के बोले, लेकिन बाबूजी मना करेंगे तो कह देना कि यह तो फजूल का बोझ है, गंदी टोपी पहनने से तो ना पहनना अच्छा है। मैंने और भी कहा, देखो कोट के बटन जरूर लगवाते आना, ऐसा तो अच्छा नहीं दिखता। सब मन में विचार करते करते घर गए। रास्ते में मुझे प्रधानाध्यापक जी मिले। कहने लगे, अजी भाई साहब, तुम तो कुछ का कुछ कर रहे हो, ये सब ढोंग क्यों करते हो? नाखून कटवाना और बटन लगवाना और यह और वह, नए ढंग से पढ़ाना सिखाने आए हो तो पढ़ाओ ना। ये काम तो माँ बाप के हैं, वे करेंगे, नहीं तो हमें क्या पड़ी है। और सुनो, लड़कों को नंगे सिर तो पाठशाला में आने नहीं दिया जा सकता, यह तो असभ्यता होगी। इसके लिए साहब के हुक्म की ज़रूरत है। मैंने कहा, साहब पढ़ाई की यही तो नई बातें और नई रीतियां हैं। मैले कुचेले और बेढंगे लड़कों की पहली पढ़ाई और क्या हो सकती है? आप ही देखिए ना, जब मैंने उन लोगों से कहा तो सब के सब शर्माए तो सही, उनमें यह ख्याल तो पैदा हुआ ही है कि इस तरह गंदा रहना ठीक नहीं। मुझे तो विश्वास है कि आगे बहुतेरे छात्र सफाई से रहने की कोशिश जरूर करेंगे। रही टोपियों की बात, सो इस संबंध में मैं बड़े साहब का मत जान लूँगा और अलबत्ता उनका हुक्म न मिला तो यह परिवर्तन बंद रहेगा। मैं घर गया, भोजन किया और तुरंत ही बड़े साहब के घर पहुँचा।
कहिए आज इस समय कैसे? जी, एक मामले में आपकी राय लेनी है। कहिए क्या बात है? क्या कक्षा में मैं और मेरे विद्यार्थी नंगे सिर नहीं आ सकते? क्यों, किस लिए? उनकी टोपियाँ इतनी ज़्यादा गंदी और चित्र विचित्र हैं कि वे बिना टोपी के ही आए तो क्या बुराई है? इस उम्र में उनके सिर यह बोझ न भी हो तो क्या हानि है? लेकिन लोगों को यह बात विचित्र और हास्यास्पद नहीं मालूम होगी। सो तो होगी ही, पर इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार में तो अपने इस प्रयोग के सिलसिले में हम ऐसी सामाजिक बातों को ना छुएं तो ठीक हो। हमें तो पाठशाला की चारदीवारी के अंदर बैठकर यही देखना है कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या और कैसे सुधार हम कर सकते हैं। टोपी वोपी को तो छोड़ो भाई। आपका यह विचार मुझे थोड़ा संकुचित तो लगता है, लेकिन मैं तत्काल ही इसके लिए आग्रह नहीं करूँगा। आरंभ ही में मैं लोगों का और आपका विरोध मोल लेना नहीं चाहता। मैंने कहा, यदि लड़के कक्षा में नंगे सिर रहकर काम करे तब तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना? साहब ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कक्षा में तो आप मनचाहा सुधार कीजिए। ऐसा करते करते यदि लोग उसे स्वीकार कर लें तो टोपी पहनाने का मेरा अपना आग्रह बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा, बहुत अच्छा। अब एक दूसरी बात भी पूछ लेता हूँ। मुझे अपनी कक्षा में एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित करना है। उसके लिए मुझे रुपये मिल सकेंगे? साहब ने कहा, रुपये? भला रुपये कैसे मिल सकते हैं? यह प्रयोग तो एक तरह से तुम्हारे और मेरे बीच का है। बजट में इतने रुपये हैं, उन्हीं से हमें तो शाला चलानी है। तुम्हारी पाठशाला के तुम्हारे दर्जे के हिस्से में जो 8-12 आने आए, उन्हीं से सब खर्च चलाना होगा। मैंने कहा, तब क्या हो? साहब बोले, तो अभी तो इस विचार को रहने दो। मैंने कहा, मेरे पास एक दूसरी योजना भी है, पर आप स्वीकार करें तब ना। और वह यह है कि हर एक छात्र को पाठ्य पुस्तकें तो खरीदनी ही पड़ती है। हिंदी की चौथी पुस्तक, उसकी कुंजी और इतिहास की किताबें तो सब छात्र खरीदते ही हैं। हाँ, सच है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि छात्रों के पाठ्य पुस्तकें खरीदवाई ही ना जाए और उन पुस्तकों की कीमत में अच्छी अच्छी पढ़ने योग्य पुस्तकें खरीद ली जाएं और उनका एक पुस्तकालय बना दिए जाए। अच्छा, लेकिन पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ाओगे कैसे? जी, मैंने इसका विचार कर रखा है। पढ़ाने की पद्धति के परिवर्तन पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा और इस संबंध में आपको पूरा विश्वास भी दिला सकूंगा। बहुत अच्छा। मैं मानता हूँ कि प्रयोग तुम्हारा है और परिणाम भी तुम्ही को दिखाना है, लेकिन मुझे थोड़ी चेतावनी तो दे ही देनी चाहिए। देखो, छात्रों को आवारा न बनने देना। प्रयोग में मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ही, लेकिन जरा छाती धड़क जाती है। मैंने कहा, साहब आप विश्वास रखिए, एक बार देखिए तो सही। प्रयत्न हमारा है और ईश्वर ने चाहा तो सफलता भी हमारी ही होगी। अच्छा, लेकिन वर्ष के अंत में तुम्हारे इस पुस्तकालय का क्या होगा? छात्रों में वे किताबें बांट दोगे? जी हाँ, एक तरह तो किताबें सारी कक्षा की ही होंगी और वे कक्षा वालों को वापस मिलनी ही चाहिए। लेकिन यदि मैं माँ बापों को समझा सका कि वे पुस्तकें वापस न मांगें और कक्षा के पुस्तकालय में ही रहने दें, तो पुस्तकालय अस्थायी बनेगा और हर साल उसमें नई नई किताबें बढ़ती रहेंगी। न जाने लोगों को तुम्हारी बात गले उतरेगी भी। बाकी विचार तो सुंदर है, अवश्य ही इसे एक अवसर तो दे ही दो। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तकों के बिना कैसे चलाओगे? जी, मैंने सब कुछ सोच रखा है। साहब से विदा होकर मैं घर आया। दूसरे दिन पाठशाला खुली। मैंने सोचा था शायद लड़के नंगे सिर आवेंगे, लेकिन मेरी आंखें खुल गईं।
मालूम हुआ कि माँ बाप ने वैसा करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा था, नंगे सिर भी कहीं जाते होंगे, तुम्हारे शिक्षक तो पागल है। मैंने नाखून देखे, लेकिन 2-4 के ही कटे पाए। घर की अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ इसका कारण थी। कोट के बटन सीने की फुर्सत किसे थी जो सी देता। एक माँ ने तो यहाँ तक कहला भेजा था कि मास्टर साहब, आप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाइए साहब, पर ये नए नए हुनर क्यों निकालते हैं? हमें भी तो कुछ कामकाज होगा ना, कि लड़के के नाखून काट दें और बटन सी दें और यह कर दें और वह कर दें। हमारे लड़कों का तो ऐसा ही चलता रहता है। हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं, फिर आपकी यह बेकार कौन ढोए। मैं तो दंग रह गया। सोचा था पाठशाला खुलते ही कक्षा साफ और सुथरी मिलेगी, लेकिन उसके बदले ऐसे ऐसे संदेश मिले। खैर, परवाह नहीं। मैंने सोचा, यूँ तो काम ना चलेगा, मुझे एक और माँ बापों का सहयोग प्राप्त करना होगा और दूसरी और ऐसी योजना करनी पड़ेगी जिससे छात्रों को पाठशाला में ही इन बातों का शौक लग जाए। उस दिन मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की, बस छूटते ही कहानी शुरू कर दी और शुरू की हुई कहानी पूरी सुना दी। लड़के कहने लगे, दूसरी कहानी। मैंने कहा, कल से नई कहानी शुरू करेंगे, आओ आज थोड़ा खेलने। खेलें? लड़के आश्चर्य से मेरी तरफ ताकते रहे। हाँ खेलेंगे, खेल खेलेंगे। कहो तुम कौन कौन से खेल जानते हो? कई खेल जानते हैं, लेकिन उन्हें कक्षा में खेल कैसे सकते हैं? क्यों नहीं खेल सकते जी, यह तो पाठशाला का समय है। इस समय कभी लड़के खेलते भी हैं? किसी दिन खेलते देखा है? लेकिन हम तो खेलेंगे, तुम्हारे साथ मैं भी खेलूँगा, आओ हम खेलें। कुछ लड़के तो पुतले की तरह खड़े ही रहे, कुछ हू करते हुए खेलने दौड़े। इतने में तो हो हल्ला मच गया। दूसरी कक्षा के लड़के भी कमरों में से झांक झांक कर देखने लगे और मेरे साथी शिक्षक भी मेरे सामने ताकते रह गए। इसी बीच प्रधानाध्यापक एकाएक आए और मुझे टोका, देखिए यहाँ पास में कोई खेल नहीं खेले जा सकते, चाहे तो दूर उस मैदान में चले जाइए, यहाँ दूसरों को तकलीफ होती है। मैं लड़कों को लेकर मैदान में पहुँचा। लड़के तो बेलगाम घोड़ों की तरह उछल कूद मचा रहे थे। खेल खेल, हाँ भैया खेल। मैंने कहा, कौन सा खेल खेलोगे? एक बोला खो खो, दूसरा बोला नहीं कबड्डी, तीसरा कहने लगा नहीं शेर और पिंजरे का खेल, चौथा बोला तो हम नहीं खेलते, पांचवा बोला रहने दो इसे, हम तो खेलेंगे। मैंने लड़कों की ये बिगड़ी आदतें देखी। मैं बोला, देखो भाई, हम तो खेलने आए हैं, नहीं और हाँ और नहीं खेलते और खेलते हैं, करना हो तो चलो वापस कक्षा में चलें। लड़के बोले, नहीं जी, हम तो खेलना चाहते हैं। मैंने कहा, तो आओ आज खो खो खेलें, 2 जने नेता बन जाओ और दूसरे जो सलाह करके आओ। लड़के गए, फिर साथी तलाशने में बहुत देर लगी। एक कहता मैं भेड़ू बनता हूँ, दूसरा कहता मैं बनता हूँ। आखिर मैंने 2 जनों के नाम सुझा दिए और 2 टुकड़ियाँ कर दी। तब कहीं खेल शुरू हुआ, लेकिन यह तो गली कूचों में खेलने वाले लड़कों का खेल निकला। कोई जवान बंद करके खेलता ही न था। हर एक बिल्ला वजह कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। हाँ आओ मियाँ जी, पकड़ो, बस पकड़ा पकड़ा, तुम्हारी क्या बिसात जो तुम पकड़ सको। ए जरा संभलना, अरे वाह जरा देखो तो सही, वह उधर से निकल जाएगा। अरे ध्यान रखो, ध्यान, देखो मैं कहता ना था कि वह निकल भागेगा। बड़े बातें करने लगे और उधर से वह निकल भागा। लो हार गए ना। मैंने सोचा यह खेल का मैदान है या भाजी बाजार, खो खो का खेल है या हल्ले गुल्ले की बाजी। खेल खत्म होते ही जीते हुए लड़कों में से एक ने कहा, लो हम जीते। हाँ हम ही जीते, मेहनत तो खूब की,
लेकिन कुछ चला भी। भिड़ू अच्छा था तो क्या हुआ? सामने वाला चिढ़ा और घुरका। बोला, हाँ मैं हारा। तो बोलो अब क्या करोगे? पहले वाला फिर बोला, तुम हारे हम जीते, करेंगे क्या? जीते जीते जीते। हारने वाले के मुंह पर गुस्सा था। वह बोला, बस अब चुप भी रहोगे या नहीं? नहीं तो देखा है यह पत्थर? जीतने वाला बोला, देखा देखा, चिढ़ाएंगे चिढ़ाएंगे और फिर चिढ़ाएंगे, यह हारा यह हारा यह हारा। उसका गुस्सा काबू में न रहा और उठाकर उसने पत्थर फेंक मारा। पत्थर एक दूसरे छात्र के सिर में लगा और लहू की धार बह चली। मैंने सोचा यह तो बुरा हुआ। वही अपना रुमाल फाड़कर मैंने पट्टी बांध दी। सब लड़कों को अपने पास बुलाकर मैंने कहा, देखो जी कल से खेल बंद। सब कहने लगे, लेकिन साहब यह तो इनकी लड़ाई थी, इसमें हमारा क्या कसूर? मैंने कहा, तुम्हें मेरी 2 बातें मंजूर हो तो मैं खेल खिलाऊंगा। सब बोले, मंजूर है मंजूर है। मैंने कहा, पहली बात तो यह कि खेलते समय कोई बिना कारण ना बोले, जो बोले वह अलग हट जाए। सब ने कहा, मंजूर है। दूसरी बात यह है कि खेल में हारने जीतने की बात ही नहीं। खेल है, एक बार हम कमज़ोर रहे तो दूसरी बार दूसरा। इसमें हम हारे और तुम जीते की बात ही क्या है? खेलने का मतलब है खेलना, कूदना, दौड़ना और मौज करना, हारना और जीतना और फिर सिर फोड़ना। हमें इसकी ज़रूरत ही क्या? सब बोले, हमें यह भी मंजूर है। हम सब खेल कूद कर पाठशाला में आए। साथ में सिर फूटा हुआ वह लड़का भी था। दूसरे शिक्षक और लड़के उसे देखने बाहर आए। एक मस्खरे लड़के ने कहा, क्यों, कैसा खेल खेला? दूसरा बोला, अरे भाई ये तो फाग खेलने गए थे। छुट्टी हुई और शिक्षक और प्रधानाध्यापक मुझसे मिले। एक शिक्षक ने कहा, कहिए आज तो बड़ा युद्ध करवा दिया आपने। दूसरे शिक्षक बोले, अजी साहब ये खेल वेल आप रहने दीजिए, यह 12 बापों की प्रजा ठहरी, इसे तो शाला की 4 दीवारी के अंदर ही रखिए और रटाइए और पढ़ाइए। आप इन्हें आज़ाद कर देंगे तो ये एक दूसरे का सिर फोड़ डालेंगे। गलियों में रोज क्या होता है आप जानते नहीं। प्रधानाध्यापक बोले, मैं तो सोच ही रहा था कि आज जरूर कुछ नई पुरानी होगी, लेकिन ठीक ही तो है। इन महाशय को एक बार अनुभव भी आवश्यक है, बिना उसके ये साहब चुप न बैठेंगे। कहीं पाठशाला में भी खेल खिलाए जाते हैं? मैंने कहा, साहब खेल ही तो सच्ची पढ़ाई है। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ खेल के मैदान में ही पैदा हुई हैं। खेल का मतलब है चारित्र्य। प्रधानाध्यापक बोले, तभी तो मारपीट हुई और सिर फूटा। बातचीत चल रही थी कि इतने में घायल लड़के का बाप लाल पीला होता हुआ आ पहुंचा। बोला, हमें ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, देखिए यह सिर जो फूट गया। कहाँ है प्रधानाध्यापक, इसे किसने मारा? मैंने कहा, देखिए महाशय लड़के खेलने गए थे, वहाँ आपस में लड़ पड़े और इन्हें लग गई। बाप ने कहा, तो इसे खेलने की इजाज़त किसने दी? पाठशाला में पढ़ाई होती है या खेल? सारा दिन गली कुची में खेला ही तो करते हैं ना। आप लड़के को पढ़ाना चाहते हो तो भेजो, नहीं तो बंद कर दूं। मैं चुपचाप सुनता रहा। प्रधानाध्यापक बोले, भाई साहब सुनिए, ये महाशय हमारे एक नए शिक्षक हैं और पढ़ाई के नए नए प्रयोग करते हैं। आज इन्होंने खेल का एक प्रयोग किया था, यह सिर फुटोवल उसी का परिणाम है। लड़के का बाप बोला, मुझे आपके इन प्रयोगों की ज़रूरत नहीं। लड़के को अच्छी तरह पढ़ाना हो तो पढ़ाइए, नहीं तो हटा लूँ। इस समय दूसरे शिक्षक मुझों में मुस्कुरा रहे थे। ऐसी स्थिति में मैं भला क्या बोलता। घर गया, खाना अच्छा नहीं लगा, कमरे में जाकर बैठा और सोचने लगा, भाई यह तो आफत ही खड़ी हो गई। खैर उन्हें खेल के नियम तो बताए ही हैं और भी बताऊंगा, बाकी खेल तो खिलाने ही होंगे। मेरे विचार में तो खेल ही सच्ची पढ़ाई है। लेटे लेटे एक विचार और आ गया, माँ बापों की एकाध सभा क्यों न कर लूँ, उन्हें खेल का महत्व क्यों न समझाऊँ, उनसे स्वच्छता और व्यवस्था के बारे में सहयोग की प्रार्थना भी करूँगा।
वे लोग मदद न करेंगे तो मैं कर ही क्या सकूँगा। क्या अपने बच्चों के लिए वे इतना भी ना करेंगे? हम शिक्षक लोग माँ बापों से सहयोग की प्रार्थना क्यों नहीं करते? यह दोस्त तो हमारा ही है, तो कल ही एक सभा क्यों ना बुला लूँ, क्यों ना कर डालूँ। सभा जुड़ी, पर इसे सभा कहा भी जाए या नहीं। 40 माँ बापों के नाम पत्र भेजे गए थे, पर कुल 7 पालक आए थे। मेरी निराशा की सीमा ना रही। मैंने भाषण की बड़ी अच्छी तैयारी की थी, पर क्या करता, आखिर मैंने अपना भाषण शुरू कर ही दिया। सोचा हमारा काम तो प्रयत्न करने का है, भाषण का भी यह एक प्रयोग ही सही। बड़ी गंभीरतापूर्वक 1 घंटे तक मैंने मननीय भाषण किया। 7 सज्जनों में से एक को घर जाने का बुलावा आ गया और वे चले गए। दूसरे बड़ी दुविधा में फंसे मेरी बातें सुन रहे थे। बातें सब महत्व की थी और उनको समझाना बहुत ज़रूरी था। मैंने उन्हें सच्ची और झूठी पढ़ाई का तात्विक भेद बड़ी बारीकी से समझाया। मैंने उन्हें बताया कि आध्यात्मिक उन्नति का स्वच्छता के साथ क्या संबंध है। मैंने उन्हें खेल और चरित्र गठन की जंजीर भी जोड़कर बताई। मैंने उन्हें अंतःस्थल के से उगने वाले सच्चे अनुशासन की महिमा और उसका महत्व समझाया और आजकल की प्रचलित शिक्षा पद्धति का और अनुशासन का खंडन किया। लेकिन यहाँ तो औंधे घड़े पर पानी वाली मसल थी। बेचारे 2-4 जो मारे श्रम के आ गए थे, वे भी घर जाने को उतावले हो रहे थे। भाषण खत्म होते ही वे चले गए। रह गए हम शिक्षक और हमारे अधिकारी। साहब ने जरा हंसकर कहा, लक्ष्मी शंकर जी, यह तो भैंस के आगे भागवत पढ़ी गई। भाई तुम्हारी इस फिलॉसफी को समझता कौन है? पीछे से किसी शिक्षक ने धीमी आवाज़ में कहा, अजी मूर्ख है मूर्ख। मुझे अच्छा तो न लगा, लेकिन मैं जब्त कर गया। मैंने मन ही मन यह अनुभव भी किया कि मैं अभी थोड़ा पठित मूर्ख तो जरूर हूँ। अभी मैं यह भी तो नहीं जानता कि साधारण लोगों के सामने भाषण कैसे करना चाहिए। शिक्षक सब हंसते हंसते घर गए। अध्याय 9 से हम अगले वीडियो में वाचन करेंगे।